बच्चों आज फिर एक बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक सीखने वाले हो कि कोई गैस द्रव में किस प्रकार से घुलती है और उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं कि क्या ताप ज्यादा होगा तो गैस ज्यादा घुलेगी कम घुलेगी, दाब का क्या फर्क पड़ेगा। ये सब चीजें जो है हम इस एपिसोड में जानते हैं बच्चों। कल मैं किसी वजह से क्लास नहीं अपलोड कर पाया था, वैसे अच्छा हुआ क्योंकि पता लग गया कि कितने लोगों ने क्लास को मिस किया। कमेंट में बताना बच्चों कि कितने लोगों ने कल की क्लास को मिस किया। आज की क्लास शुरू करते हैं। गैस की द्रव में विलेयता। पिछला टॉपिक पढ़ा था ठोस की द्रव में विलेयता, आज है गैस की द्रव में विलेयता। तो सबसे पहले अपने सीखने जा रहे हैं कि कोई गैस द्रव में किस प्रकार से घुलती है। तो पहले प्रक्रिया जानेंगे कि गैस जो है वो द्रव में किस प्रकार से घुलती है। ये डायग्राम सीख ले बच्चों, क्योंकि ये हर बार बनता है लेकिन इसके अंदर भरी हुई चीजें हर बार अलग हुआ करती हैं, तो इस बार इसको फिर सीखें। देखो ये मेरे पास एक पात्र है जिसके अंदर मैंने 1 लीटर विलायक भर लिया है। ये क्या भरा है बच्चों? विलायक। ठीक है, कितना भरा है? 1 लीटर। ये मैंने भरा बच्चों इसके अंदर विलायक। और कितना भरा है? 1 लीटर। लीटर तो मतलब आयतन। 1 लीटर मैंने इसके अंदर विलायक भरा है और मैंने इस पात्र को कर लिया बच्चों बंद। और अब मैं इस 1 लीटर द्रव के अंदर गैस को घोलना चाहूंगा। तो ये मैंने ला दी गैस, जो गैस मैंने यहां पर इसके अंदर घोलनी है। पात्र बंद कर दिया, पात्र खोल दूंगा तो ये गैस ऊपर उठ जाएगी, इसलिए पात्र मैंने बंद कर दिया। अब ये गैस यहाँ पे जो है विलय है वो क्या है? गैस है। मतलब इस गैस को मुझे इसके अंदर घोलना है। अब कैसे घुलेगी गैस? गैस द्रव में घुलने की प्रक्रिया जान ले। गैस के द्रव में घुलने की प्रक्रिया देखो, ये गैस के कण जो है ना, ये आपस में पास पास आएंगे और आपस में संघनित होकर के द्रव की बूंद बनाएंगे और ये द्रव द्रव में घुलेगा। ये प्रक्रिया रहती है। देख लो तीर के निशान किधर जा रहे हैं। ये 2 गैस के अणु आकर के आपस में जुड़े हैं, इन्होंने आपस में मिलकर के द्रव बनाए हैं और ये द्रव द्रव में घुला है। तो वाष्प के अणुओं का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन। तो इसका मतलब है ये संघनन के कारण ये गैस द्रव में घुल रही है। तो संघनन किसके लिए उत्तरदायी है? इस गैस को द्रव में घुलने के लिए उत्तरदायी है। ये कण आपस में पास पास में आते हैं, द्रव में बदलते हैं और ये द्रव द्रव में घुल जाता है। ये प्रक्रिया होती है गैस के द्रव में घुलने की। तो इस प्रकार से इस द्रव के अंदर गैस आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब ये द्रव के अंदर जो गैस है, ये गैस के अणुओं का वापिस वाष्प में बदलना, क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं चलती हैं। ठीक है, ये वापिस वाष्प या गैस में बदलना ये कहलाता है वाष्पन। क्या कहलाता है? वाष्पन या वाष्पीकरण कहलाता है। तो गैस का द्रव में घुलना संघनन, घुली हुई गैस का वापिस वाष्प में बदलना वाष्पन। तो पहले क्या होता है? संघनन की दर ज्यादा होती है, नीचे गैस जा रही है ज्यादा होती है। जब ज्यादा गैस बढ़ जाती है ऊपर, तो ये ऊपर जाने लग जाती है, ये क्या कहलाता है? वाष्पन। जब संघनन की दर और वाष्पन की दर बराबर हो जाएगी। ठीक है, पहले संघनन ज्यादा होगा, वाष्पन कम होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? संघनन जो है वो क्या होने लग जाएगा? कम, और वाष्पन क्या होने लग जाएगा? ज्यादा। संघनन कम क्यों होने लग जाएगा? क्योंकि ज्यादा गैस यहां से द्रव में चली जाएगी, यहां गैस के कण कम रहेंगे तो टकराएंगे कम, तो संघनन कम होगा। तो इसका मतलब संघनन की दर जो है धीरे धीरे घटने लग जाएगी और वाष्पन की दर धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। एक स्थिति क्या आएगी? जब वाष्पन और संघनन की दर दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब संघनन की दर बराबर हो जाएगी किसके बच्चों? वाष्पन की दर के। ठीक है, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? पहले पढ़ चुके हैं, फटाफट बोल दो। क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। क्या कहते हैं बच्चों? साम्य अवस्था। अच्छा, अब आपको पता है कि साम्य अवस्था पर गैस की अधिकतम मात्रा इस द्रव के अंदर घुली हुई होगी। ठीक है, तो साम्य अवस्था पर गैस का जो है अधिकतम आयतन द्रव में घुला होगा। अधिकतम आयतन द्रव में घुला होगा, इसी को ही
निश्चित ताप, क्योंकि आयतन लिया है, घुली हुई गैस का भी आयतन लिया है, इसका भी आयतन लिया है, इसलिए ताप क्या करना पड़ेगा, निश्चित। ताप क्या करना पड़ेगा बच्चों, निश्चित। अब क्योंकि ऊपर वाला कारक गैस है, तो गैस जो है दाब, अगर दाब लगाओ गैस पर तो गैस ऐसे संपीड़ित होती है, इकट्ठी हो जाती है ना, ठीक है। इसीलिए तो इतनी सारी गैस को इकट्ठा करके दाब लगा करके एक सिलेंडर में भरा जा सकता है, दाब लगा करके, क्योंकि वो पास में आ जाती है दाब लगाने से। तो ये गैस जो है वो दाब से प्रभावित होती है, इसलिए दाब भी क्या करना पड़ेगा अपने को, निश्चित। अगर यहाँ पर ठोस होता तो दाब निश्चित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ठोस और द्रव पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, गैस पर दाब का प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमने दाब भी निश्चित किया है और ताप भी निश्चित किया है। ठीक है बच्चों, तो 1 लीटर विलायक में जो गैस की अधिकतम मात्रा, साम्य अवस्था पर गैस की अधिकतम मात्रा जो घुली हुई होगी, उसी को निश्चित ताप और निश्चित दाब पर हम विलेयता कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, विलेयता। लेकिन अभी इस परिभाषा को ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गैस की द्रव में विलेयता है ना, उसको एक नया शब्द दिया गया है, उससे हम परिभाषित करते हैं। वो शब्द है अवशोषण गुणांक। क्या होता है बच्चों, अवशोषण गुणांक। इसका मतलब क्या है कि ये जो द्रव है ना, ये द्रव इस गैस को अवशोषित करती है, इसीलिए ये अंदर जाता है। ठीक है, तो ये गैस की द्रव में विलेयता को एक नया शब्द दे दिया। क्या दे दिया बच्चों, अवशोषण गुणांक। और अवशोषण गुणांक की परिभाषा क्या हो गई, ये आप समझ के बात ना, मैं इसको साफ कर रहा हूं। देखो बच्चों, कि वाष्पन की दर और संघनन की दर बराबर होती है, इसको हम साम्य अवस्था कहते हैं, और साम्य अवस्था पर गैस का अधिकतम आयतन द्रव में घुला होता है। ठीक है, अब मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, इधर देखो कि परिभाषा बढ़ाई मैंने, ये तो जो मैंने बात बढ़ाई थी वो यहां से लिख सकते हैं अपने, कि देखो परिभाषा लिख रहा हूं, निश्चित ताप व निश्चित दाब पर, निश्चित ताप व निश्चित दाब पर, दाब पर और किस पर, साम्य अवस्था पर। ताप भी निश्चित होना चाहिए, दाब भी निश्चित होना चाहिए और साम्य अवस्था होनी चाहिए। ठीक है, क्या हो कि किसी गैस का 1 लीटर विलायक में घुला हुआ आयतन, 1 लीटर विलायक में, या आपने पहले यहां पर लिख लो, असाम्य अवस्था पर 1 लीटर विलायक में घुली हुई गैस का आयतन एनटीपी पर मानक ताप व दाब पर अवशोषण गुणांक कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। ये जो आपके लिए सबसे बेहतरीन परिभाषा होगी बच्चों, ठीक है, जिसके अंदर आपको कोई भी बात याद नहीं करनी। आपको ताप निश्चित करना पड़ेगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है, दाब निश्चित करना पड़ेगा, ये भी कोई हर्ज नहीं है। फिर विलायक कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए, होनी क्या चाहिए, साम्य अवस्था। तो इस गैस का जितना आयतन 1 लीटर विलायक में घुला होगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, अवशोषण गुणांक कहेंगे। ठीक है, तो आपके सामने आज के टॉपिक की पहली परिभाषा आ चुकी है बच्चों, कि निश्चित ताप निश्चित दाब साम्य अवस्था पर 1 लीटर विलायक में घुली हुई गैस का आयतन मानक ताप व दाब पर अवशोषण गुणांक कहलाता है। क्यों माना जाता है कि ये द्रव जो है इस गैस को क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है। तो ये आपके पास पहली परिभाषा हो गई बच्चों। अब देखो आप कि यहां पर ये जो गैस के अणु आपस में मिलकर के द्रव बनाते हैं, मतलब यहां पर बंध बनने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या बात निकल करके आएगी, इधर देखो, मैं इसको साफ कर दूं। अब ये परिभाषा हो गई, सब लोग इसको नोट कर लेंगे और अब चलते हैं आगे। देखो बच्चों कि अब एक ये पता लग गया कि संघनन में क्या हो रहा है, बंध निर्माण हो रहा है, बंध निर्माण हो रहा है। और बंध निर्माण हमेशा ही कैसा होता है, बंध निर्माण में हमेशा ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा क्या होती है, निकलती है। केमिस्ट्री का रूल समझ लो बच्चों, कि जब भी कोई एक बंध जो है वो टूटता है तो ऊर्जा क्या होती है बच्चों, अवशोषित। क्या होती है, अवशोषित, मतलब ऊर्जा अवशोषित की जाती है।
अगर किसी में ए और बी के बीच में बंध बनता है तो ऊर्जा होती है उत्सर्जित। क्या होती है बच्चों? ऊर्जा उत्सर्जित। बंध का निर्माण होता है, बंध बनता है, दोनों जुड़ते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और बंध टूटता है तो ऊर्जा अवशोषित होगी। यहाँ पे गैस के अणुओं में क्या हो रहा है? बंध का निर्माण हो रहा है, इसलिए ऊर्जा निकलती है। इसलिए गैस का द्रव में घुलना हमेशा ही एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ऊर्जा निकलती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो आप देखो जब ठोस को द्रव में घोलते थे ना तो ऊष्माक्षेपी और शोषित दोनों प्रकार की प्रक्रिया होती थी। ठीक है, ऊर्जा निकल भी सकती थी और अवशोषित भी हो सकती थी। लेकिन जब गैस को द्रव में घोला जाता है तो एक ही प्रकार की प्रक्रिया होती है। क्या? कि इसमें हमेशा ही ऊर्जा निकलती है, हमेशा ही ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया ही होती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो अब तक हमने दो चीजें सीख ली है बच्चों, एक तो अवशोषण गुणांक की परिभाषा, और एक ये जान लिया है कि गैस को जब द्रव में घोलोगे ना तो हमेशा ही प्रक्रिया कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी ही होगी। लेकिन ठोस को जब द्रव में घोलते थे तो दोनों प्रकार की प्रक्रिया होती थी, ऊष्माक्षेपी भी और ऊष्माशोषी भी। लेकिन यहां पर सिर्फ क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो ये बात हुई बच्चों गैस की द्रव में विलेयता को। अब बात है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक। मैं इसको साफ कर देता हूं अब, कि ये आपके लिए डायग्राम बना लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जो मैंने परिभाषाएं लिखी वो भी लिख लेना बहुत ही जरूरी है। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे हैं कि देखो गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, और मैं पहला कारक लिख रहा हूं। देखो पहला कारक, ठीक है, गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति। देखो गैस से दो प्रकार की होती है। एक जो विलायक में जाकर के अभिक्रिया कर ले। जैसे दो प्रकार की होती है, एक तो अपने उसको विलायक में घोले और विलायक में क्या कर ले? अभिक्रिया कर ले। ठीक है, और एक वो गैसें होती है जिनको हम विलायक में घोले और वो विलायक में जाकर के अभिक्रिया ना करे, अभिक्रिया ना करे। तो ये दो प्रकार की गैसें होती है हमारे पास, एक तो विलायक में जाकर के अभिक्रिया कर ले और एक अभिक्रिया ना करे। तो वो जो अभिक्रिया कर ले इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो है, या तो वो विलायक में जाकर के आयनित हो जाए। विलायक क्या होगा? द्रव, कि द्रव में जाकर आयनित हो जाए। आयनित होने का मतलब क्या होता है बच्चों? टूट जाए। आयनित होने का मतलब क्या होता है? टूट जाए। जैसे मैं HCl को जल में घोलूं ना, HCl को मैं किस में घोलूं? जल में, तो ये टूट जाएगा H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में। तो इसका मतलब ये जल में जाकर के टूट रही है, अभिक्रिया कर रही है। तो कहता है कि ये एक तो वो गैस है जो द्रव में जाकर के अभिक्रिया कर लेती है। द्रव में जाकर के अभिक्रिया करने का मतलब है एक तो या तो टूट जाए या जुड़ जाए, या विलायक से जाकर के जुड़ जाए, या द्रव में जाकर विलायक से क्या हो जाए? जुड़ जाए, जुड़ जाए। जैसे मैंने अमोनिया गैस घोली, अमोनिया गैस जल के अंदर घोली। जल क्या था? H2O। H2O को मैं HOH लिख दूं, कोई समस्या तो नहीं है। जल मेरे पास है HOH, ये अब मैंने इसको, ये जल है HOH। अब क्या हो जाएगा? ये NH3 एक H लेगा, ये बन जाएगा NH4, और ये बच जाएगा OH, तो ये बन गया NH4OH। ठीक है, तो गैस की प्रकृति का मतलब क्या था? कि गैस विलायक में जाकर के अभिक्रिया कर ले। अभिक्रिया का मतलब है या तो जाकर के टूट जाए या जाकर के जुड़ जाए। टूटने का मतलब ये HCl गैस टूट गई है, और जुड़ने का मतलब ये अमोनिया गैस जुड़ गई है। तो जो गैस में जाकर के अभिक्रिया कर लेगी ना, वो गैस द्रव में ज्यादा घुलेगी। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया कर लेंगी वो द्रव विलायक में ज्यादा घुलेंगी। ठीक है, मतलब उनके अवशोषण गुणांक का मान क्या होगा बच्चों? ज्यादा। जो द्रव में आपने गैस घोली और गैस द्रव में जाकर के अभिक्रिया कर लेती है या उसमें को टूट जाती है, जुड़ जाती है, तो वो गैस द्रव में ज्यादा घुलेगी। इसका मतलब HCl जल में ज्यादा घुलेगा, NH3 जल में ज्यादा घुलेगा। लेकिन अगर बात समझे कि अगर
ये हो कि जो कोई गैस द्रव में जाकर के अभिक्रिया नहीं करती, जैसे H2 गैस जल में जाकर के कोई अभिक्रिया नहीं करती, O2 कोई अभिक्रिया नहीं करती, N2 कोई अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, ये वो गैसें हैं जो जल में जाकर के कोई अभिक्रिया नहीं करते, जल में जाकर के कोई अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए जो है ये गैसें क्या होगी, जल में कम विलय होंगी। ये क्या होंगी, जल में कम विलय होंगी। तो ये दोनों बातें आपने समझ ली कि जो गैस द्रव में जाकर के अभिक्रिया कर लेगी वो तो ज्यादा घुलेगी, और जो अभिक्रिया नहीं करेगी वो कम घुलेगी। ये अभिक्रिया नहीं करती हैं, ये कम घुलती हैं, और ये HCl ये अभिक्रिया कर लेती हैं, ये ज्यादा घुलती हैं। तो ये चीज आपने सीखी बच्चों। अब एक मैं जबरदस्त बात बताऊं क्या, आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखो बच्चों। ये तो मैं साफ कर रहा हूं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, टॉपिक यही है कि गैस की प्रकृति वाला ही टॉपिक है। देखो ये अपने पास क्या है कि आपके पास क्वेश्चन ये है कि जो O2 गैस है ना, प्रश्न देखो कितना अच्छा है, वास्तव में स्टैंडर्ड कितना है अच्छा, क्वेश्चन का सोचने का तरीका कितना अच्छा मिलता है। कहता है O2 गैस जो है ना वो जल में कम घुलती है या जल में कम विलय है, परंतु रक्त में अधिक विलय है क्यों। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ करके ही आपको वाह वाली फीलिंग आ जानी चाहिए कि वाह यार क्वेश्चन तो जबरदस्त है कि ऑक्सीजन गैस जल में तो कम विलय है लेकिन रक्त में अधिक विलय है, रक्त में ज्यादा घुलती है क्यों। तो आपका केस नंबर फर्स्ट सॉल्व करो। केस नंबर फर्स्ट, O2 का जल में विलय, O2 जल में कम विलय है क्यों, क्योंकि ये जो है जल में कोई अभिक्रिया नहीं करती, जल से कोई अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए जो है HO2 जल में अल्प विलय है। रक्त में अधिक विलय है तो इसका मतलब है रक्त में जाकर के अभिक्रिया कर लेती है। तो केस नंबर सेकंड आप लिखोगे, केस नंबर सेकंड O2 रक्त से क्या कर लेती है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेती है। क्या कर लेती है बच्चों, हीमोग्लोबिन से क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है, इसलिए जो है ये रक्त में ज्यादा घुलती है। और आपको जो बायो वाले स्टूडेंट है उनको पता भी होगा, नहीं जो बायो वाले नहीं है वो आप जान लो कि O2 गैस जो है ना हीमोग्लोबिन से जुड़ करके, हीमोग्लोबिन लाल जो आपके पास रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, तो O2 हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। इसका मतलब O2 रक्त में हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है तो ये ज्यादा घुलेगा, O2 जल से अभिक्रिया नहीं करता इसलिए जल में कम घुलेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन हमने कर लिया गैस की प्रकृति के अंदर बच्चों। चलो मजा आया बच्चों क्वेश्चन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा कारक मैं लिख रहा हूं विलायक की प्रकृति। क्या है बच्चों, विलायक की प्रकृति दूसरा कारक है, विलायक की प्रकृति। इसको आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, सिद्धांत वो जो आपने ठोस की द्रव में विलेयता वाले में पढ़ा था, समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलय में घुलेगा और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। जैसे HCl गैस जो है ना वो मेरे पास एक ध्रुवीय गैस है। कैसी गैस है, ध्रुवीय गैस है। और जल कैसा है विलायक बच्चों, ये भी कैसा है, ध्रुवीय है। ठीक है, तो ये आपस में क्या होंगे बच्चों, घुल जाएंगे। लेकिन अगर HCl कैसा है, ध्रुवीय, लेकिन मैं इसको बेंजीन में घोलना चाहूं, बेंजीन कैसी होती है, अब तो आपको पता लग गया होगा कैसी होती है, अध्रुवीय, तो ये इसमें नहीं घुलेगी, ये इसमें नहीं घुलेगी। ठीक है, तो ध्रुवीय ध्रुवीय में तो घुल जाएगा लेकिन ध्रुवीय अध्रुवीय में नहीं घुलेगा। इसीलिए O2
N2 ये गैसें जो है ना वो जल में तो नहीं घुलती, लेकिन अगर O2 और N2 को एथिल अल्कोहल में मिलाओ ना, एथिल अल्कोहल में ये घुल जाती है। एथिल अल्कोहल में तो घुल जाती हैं, लेकिन O2 N2 जल में नहीं घुलती। ठीक है बच्चों, तो ये भी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। इस पर हालांकि कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बात बता दी है। लेकिन अब जो बात करवा रहा हूं नेक्स्ट, उस पर हम 2 क्वेश्चन करेंगे बच्चों, बढ़िया वाले 2 क्वेश्चन करेंगे। कौन से? तीसरा कारक, गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले में तीसरा कारक है ताप। ये जबरदस्त वाला कारक है ताप। ठीक है, आपने अभी एक चीज देखी कि गैस को जब भी द्रव में घोला जाता है ना, गैस की द्रव में विलेयता कैसी प्रक्रिया है? ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ठीक है, ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है कि इसमें हमेशा ऊर्जा निकलती है। तो अब आप ला सातत्य नियम लगाओ, ला सातत्य नियम लगाओ और क्या करो, इसको हल करो। जैसे ये मेरे पास गैस थी बच्चों, ये मैंने विलायक में घोली। ठीक है, विलायक कैसा था? द्रव। गैस थी, उसको मैंने द्रव में घोला और क्या बन गया? विलयन। और ये कैसी प्रक्रिया है? गैस का द्रव में घुलना कौन सी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब है विलयन बढ़ता है और साथ में ऊष्मा निकलती है, तो किसमें लिखा जाएगा? प्लस ऊष्मा। अगर ऊष्मा अवशोषित होती तो मैं यहां पर क्या लिखता? माइनस ऊष्मा। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है तो मैंने क्या लिखा है बच्चों? प्लस ऊष्मा लिखा है मैंने। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं कि ला सातत्य नियम लगाता हूं। क्या करता हूं कि ये इस साइड क्या है? विलयन प्लस ऊष्मा, तो ये साइड क्या है? गर्म। और इसमें ये गर्म है तो ये साइड कौन सी हुई? ठंडी। और बाहर से मैंने लगाया इसमें बच्चों ताप। ठीक है, तो ला सातत्य कहता है कि साम्य अवस्था पर, इन दोनों में साम्य अवस्था आई हुई थी। अब साम्य अवस्था पर यदि बाह्य कारक में परिवर्तन किया जाए तो साम्य अवस्था उस दिशा में जाएगी जिधर लगाए गए कारक का प्रभाव काम में आएगा या ये उपयोग हो जाएगा। ये ताप जो बाहर से हम ताप देंगे वो गर्म को गर्म करेगा या ठंडी को गर्म करेगा? किसको गर्म करेगा बताओ? ठंडी को। तो इसका मतलब लगाए गए कारक का प्रभाव किधर पड़ रहा है? इधर। तो साम्य अवस्था भी किधर आएगा? इधर आएगी। इधर आने का मतलब क्या है कि विलयन में से घुली हुई गैस अलग हो जाएगी, द्रव अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ताप बढ़ाओगे तो विलेयता घटेगी, ताप बढ़ाओगे तो विलेयता घटेगी। ठीक है बच्चों, तो ये बात भी हमें समझ में आ गई। इधर देखो, इसको एक और तरीके से समझ सकते हो आप। ये मेरे पास एक द्रव पड़ा था और इसके अंदर गैस पड़ी थी। ठीक है, इसके अंदर ये गैस पड़ी थी। ठीक है, अब इस गैस को जब मैं गर्म करूंगा, इसको, इस पात्र को जब मैं गर्म करूंगा इसको, ठीक है, टेम्परेचर दूंगा, तो ये गैस के जो कण है ना, इन कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो ये गैस के कण गति करके बाहर निकल जाएंगे और द्रव में गैस की मात्रा कम रह जाएगी। तब भी इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि गैस की द्रव में विलेयता घट जाएगी। कब? जब ताप बढ़ाओगे। 2 तरीके हैं, एक ला सातत्य नियम के अनुसार समझ लो तो ये है कि साम्य अवस्था पर क्योंकि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है तो ताप बढ़ाओगे तो इसका प्रभाव इधर पड़ेगा, तो साम्य अवस्था प्रति दिशा में जाएगा, बैक जाएगा। बैक जाने का मतलब विलयन में से गैस अलग हो जाएगी और द्रव अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस विलयन में जो गैस भरी हुई थी इससे निकल रही है तो विलेयता घट रही है, तो इसका मतलब ताप बढ़ा रहे हैं तो विलेयता घट रही है। ये एक दूसरे के क्या हो गए हैं? व्युत्क्रमानुपाती हो गए हैं। दूसरा तरीका कि अगर द्रव में गैस पड़ी, आप द्रव को गैस गर्म कर रहे हो तो ये गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी ताप लेकर के, और ये गैस के कण इससे बाहर निकल जाएंगे, तब भी विलेयता घट जाएगी। तो ये 2 तरीके हैं बच्चों, ये आपने हमेशा याद रखना है। अब बात आती है एक प्रश्न की। एक प्रश्न लिख रहा हूं मैं, उत्तर आप लोग दो बच्चों, उत्तर तो आप ही दो। क्यों? क्योंकि ये मैंने जो बात लिखी हुई है सामने, आंसर इसी में सही है। कहता है, क्वेश्चन ये है, दुर्गंधित या दुर्गंधमय, ये जो एनसीईआरटी या सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें ये प्रश्न दिया हुआ है, दुर्गंधमय द्रव को दुर्गंधमय
रहित करने के लिए आप क्या करोगे वह क्यों? ये आपका क्वेश्चन है बच्चों कि एक दुर्गंधमय द्रव है जिसके अंदर बदबू आ रही है, उसकी बदबू को हटाना है तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप आंसर बताओ। आप देखो किसी भी द्रव के अंदर आंसर अपना अपना सोच लो, ठीक है, और बताना मुझे कितने लोगों ने कर लिया था। सीबीएसई में ये सीबीएसई सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो कोई भी द्रव के अंदर अगर दुर्गंध आ रही है ना, इसका मतलब उसके अंदर दुर्गंध वाली गैसें घुली हुई है। दुर्गंध वाली क्या हुई हुई है? गैसें घुली हुई है, इसलिए इसके अंदर बदबू आ रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम कहेंगे कि इसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने से गैस, दुर्गंध युक्त गैस के कण बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि गैस की द्रव में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है और ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ताप विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए हम इसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो विलेयता घट जाएगी और घुली हुई गैसें जो है, दुर्गंध युक्त गैसें बाहर निकल जाएंगी और द्रव जो है वो दुर्गंध रहित हो जाएगा। दुर्गंध रहित हो जाएगा। ये तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे बाहर आपके घर के आगे गंदी नाली वाला पानी है, आपको उसके अंदर बदबू आ रही है और उसको बदबू रहित करना है, तो आप क्या करो? उसको उबाल लो। क्यों उबालो? क्योंकि उसके अंदर जो घुली हुई गैसें हैं वो बदबूदार हैं। और गैस का द्रव में घुलना कैसी प्रक्रिया बच्चों? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इसलिए उसको गर्म करोगे तो ताप, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ताप विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ाओगे तो विलेयता घट जाएगी, मतलब घुली हुई गैसें बाहर निकल जाएगी और घुली हुई गैसें बाहर निकल जाएंगी तो क्या हो जाएगा? दुर्गंध रहित हो जाएगा। अब उस द्रव को पी लो। पी लोगे? नहीं, पी नहीं सकते बच्चों उसको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर और अशुद्धियां होती है। ठीक है, बदबू तो आनी बंद हो जाएगी लेकिन वो पीने लायक नहीं होगा। कहीं आप सोचो नाली वाला पानी उबाल के पीते रहो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया। इसमें ऊष्मा शोषी वाला कोई, इसके अंदर कोई फैक्टर नहीं है, हमेशा ऊष्माक्षेपी होता है, इसलिए यही हो गया। लेकिन एक स्थिति है जब केमिस्ट्री बदलती है। आप सबको पता है बच्चों, केमिस्ट्री तो है बेवफा, रात को पढ़ी सुबह सफा। तो ये तो बेवफा है, हर रास्ते पर, हर बात पर बदल जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये एक बात में जाकर के बदल गई है बच्चों कि बाकी सब गैसों को तो द्रव में घोलते हो तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। देख लो बदल रही, चेक कर लो, गौर करना, आप ध्यान नहीं भटकना चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये दो गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इन दोनों गैसों को जब आप द्रव में घोलते हो ना तो क्या बनता है? विलयन। लेकिन यहां एक समस्या है। क्या समस्या है? कि यहां पर ये H2 और हीलियम गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। इन दोनों गैसों का द्रव में घुलना कैसी प्रक्रिया है? ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। बाकी सभी गैसों का द्रव में घुलना ऊष्माक्षेपी है, लेकिन H2 और हीलियम का घुलना ऊष्मा शोषी है। अब ऊष्मा शोषी है तो ये साइड क्या हो गई? विलयन माइनस ऊष्मा, इसका मतलब ठंडी। ये साइड क्या होगी? गर्म। ताप लगाओ, लास्ट लिए नियम लगाना है ना अपने को, आप ताप लगाओ। किधर प्रभाव? ठंडी साइड। सामने किस दिशा में जाएगा? इस साइड में। इस साइड में जाने जाएगा तो मतलब ये दोनों गैसें द्रव में ज्यादा घुलेंगी। सामने भी इस दिशा में जाएगा तो ये गैसें द्रव में ज्यादा घुलेगी। तो इसका मतलब यहां पर आप ताप बढ़ाओगे तो ये गैसें द्रव में ज्यादा घुलेंगी। आपके पास एक पेपर में प्रश्न भी है कि हाइड्रोजन गैस को ताप बढ़ाने पर ये हाइड्रोजन गैस द्रव में ज्यादा घुलती है क्यों? या हीलियम गैस ताप बढ़ाने पर द्रव में ज्यादा घुलती है क्यों? तो आप कहोगे क्योंकि ये जो गैसें हैं, इन गैसों का द्रव में घुलना एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है और लासतल्य नियम के अनुसार ऊष्माशोषी प्रक्रिया में ताप विलेयता के समानुपाती होता है, इसलिए ताप बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ेगी, इसलिए गैस द्रव में ज्यादा घुलेगी। ये दो एक्सेप्शन है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। पहले दोनों अड़ के खड़े रहेंगे भैया कि बाकी सब तो ऊष्माक्षेपी पर करो, लेकिन हम दोनों तो ऊष्माशोषी प्रक्रिया में घुलेंगी। ठीक है, ये हड़ताल करके खड़ी रहेगी है, इसलिए इनका फैक्टर जो है बदल गया है। बाकी गैसें द्रव में घुलेंगी तो उनका ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता तो कम होती है, लेकिन इन दोनों गैसों की ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। ठीक है, तो अब एक बहुत महत्वपूर्ण अपने टॉपिक कर लिए हैं। एक
लास्ट कारक जो है गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में लास्ट कारक जो है, ये वाले क्वेश्चन जो मैंने लिखवाए ना, ये बहुत ही अहम है। आप इन चीजों को ऐसे संजोलो कि जैसे आपको कोई सोने की डली मिल गई। तो ये देखो बच्चों, अब आपने एक बात, अब गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव, ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव देखेंगे। देखो अगले एपिसोड में, क्या देखो बच्चों, अगले एपिसोड में जो पार्ट नंबर होगा इसका सेकंड, एपिसोड नंबर 11 ही होगा। पार्ट नंबर सेकंड में ये दाब का प्रभाव पढ़ेंगे, क्योंकि गैस में की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव में आएगा हेनरी नियम, जो कि इस लेसन की बहुत ही जरूरी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक पार्ट मैंने खत्म किया बच्चों। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैंने हेनरी का नियम अगले पार्ट के लिए छोड़ दिया है। तो एक बात बच्चों कि रेगुलर क्लास अपलोड होगी, लेकिन किसी कारणवश एक आधे दिन कोई मिस हो जाए वो एक अलग बात है। बाकी एक महीने से लगातार क्लासें चल रही हैं। ठीक है, ओके, गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। 10th वालों को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो, क्योंकि साइंस के बच्चे हो सकता है आपके आसपास ना हो, लेकिन 10th के बच्चे जरूर आपके रिश्तेदारों के, दोस्त आपके या आपके कोई अड़ोस पड़ोस के कहीं ना कहीं होंगे। सबको शेयर करो बच्चों। ओके, गुड लक, बाय।